दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांशु चालिया में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5वीं की चैप्टर नंबर 9 एक माँ की बेबसी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करें। सभी ने मेरे साथ ये कविता जरूर पढ़ी है कैसे, और इसमें कवि ने बताया है कि जब हम लोग एक कविता पढ़ते हैं तो उसे धीरे धीरे ही समझ पाते हैं। आप लोग जिस उम्र में है या जिस मन की स्थिति में है उसी तरह से हमारे लिए कविता भी उसी तरह की बन जाती है। अगर आप अभी छोटे हैं तो उस तरह से आप लोग सोचेंगे, और जब बड़े होते जाएंगे तो फिर आपका सोचने का नजरिया भी बदलते जाएगा। तो ये कविता कुंवर नारायण जी ने लिखी थी। इस कविता में एक बच्चा जो कि मुंह से बोल नहीं पाता है, उसकी माँ उसे कैसे निहारती रहती है उसके दोस्तों के खेलते वक्त, दोस्तों के संग खेलते वक्त। क्यों? क्योंकि एक माँ की खुशी और दुख उस बच्चे के खुशी और दुख पर ही निर्भर करती है। बहुत सुंदर कविता है। आप लोग मेरे वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है कविता का, तो उसको फिर से दोबारा जरूर देखिएगा, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे एजुकेशन के सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। इसका पेज नंबर 69-70 कविता से कुछ प्रश्न है। कविता से पहला प्रश्न, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि कविता में लिखा है कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। जबकि कवि ने पड़ोस लिखा है, नेबर में ही रहता था, लेकिन अदृश्य पड़ोस लिखा है जिसको कभी देखा नहीं। इसका अर्थ आप लोगों को क्या लगता होगा? कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, या पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो मेरे ख्याल से ख ज्यादा सही होगा। यह बच्चा लेखक के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था। वह बच्चा गूंगा था, इसलिए और बच्चों से मिल नहीं पाता, अतः वह बच्चों के लिए अनजाना रहता था। प्रश्न 2, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, या जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? वो बच्चा जो अपने मुंह से अपनी बातें नहीं कह पाता है तो उसका अंदर भी कुछ छटपटाहट होती है। वो किस रूप में प्रकट होती थी? डर के रूप में। वो डरा हुआ, सहमा हुआ रहता था क्योंकि वो अपनी बातों को प्रकट नहीं कर पाता था। तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न 1, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? भावना जैसे कि मन की इच्छा होती है। क, छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो हम लोग अधीर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अधीर हो जाते हैं। इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। इच्छा को अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ न पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करे, पर उन्हें घंटी सुनाई न दे। संदेश यानी कि जैसा संदेश यानी कि हम लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होती है? अधीरता, इच्छा या संदेश? कौन सा अर्थ जो है वो इस बच्चे पर लागू होती है? इस बच्चे पर संदेश ये शब्द लागू होती है। इनमें से संदेश का भाव इस बच्चे पर लागू होता है क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता और इशारा से समझाता है परंतु कोई समझ नहीं पाता, इसलिए है वह छटपटाता रहता है। घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे
अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हो या अकेले हो तो हम लोग घबरा जाते हैं। ख, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है कल परीक्षा हो और हमारी एक चैप्टर अभी भी पढ़ना बाकी हो। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। अगर हम सोचे कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है तब भी हमें घबराहट होती है। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। कभी कभी क्या होता है कि पापा को मालूम चल जाता है, हम लोग कभी बताते नहीं है कि ग्लास हमसे टूटी हो। इस तरह से हमें भी घबराहट होने लगती है कि क्या पता कब पता चल जाए। तो वो बच्चा जो है निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करता है। वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, वो सोचता होगा उस तरह से। उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं, क्योंकि वो अच्छे से बोल नहीं पाता है तो कोई उसके साथ खेलेगा भी या नहीं, वो भी सोचता होगा। उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं, बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं, ऐसा कुछ उसके मन में भी भावनाएं आती है। दूसरा प्रश्न, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो उसका उत्तर यही होगा कि हाँ, वो सोचता होगा कि पता नहीं दूसरे बच्चे मेरे साथ खेलेंगे या नहीं, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ। वो अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं, मित्र बन पाएंगे या नहीं, इस तरह की भावनाएं उसके मन में भी आते होंगे। प्रश्न 3, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो रतन जो है वो क्या सोचकर घबरा जाता होगा? रतन गूंगा था, अतः अपनी बात इशारों में समझाता था। वह बच्चों को अपनी बात इशारों में से समझाना चाहता होगा। जब कोई उसकी बात समझ नहीं पाता तो वह घबरा जाता होगा। दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। दोस्त या सहेली का नाम लिखो, किस बात से घबराता है वह लिखो, घबराने का कारण लिखो। आप अपना भी लिखिए और दोस्तों का भी लिखिए। दूसरा है भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। क्यों? मैंने कविता पढ़ते वक्त भी बताया था, जैसा एक खिलौना होता है जिसका कोई भावनाएं नहीं होती है और अगर होती भी होंगी तो हमें समझ में नहीं आती है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। इसी को याद रख के आपको इस कॉलम में खाली स्थान में भरने हैं। जैसे कि गाड़ी, खिलौना गाड़ी। टूटने का कारण, पहिया निकल जाने पर, गाड़ी की पहिया निकल गई होगी, नतीजा चल नहीं पाते, तो वो गाड़ी जो कि खिलौना है लेकिन वो चल नहीं पाएगा। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर, सीटी निकल जाने पर गुड़िया की क्या होगा? वो बज नहीं सकता। गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। गेंद, हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर, चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाती। बेबस, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना, नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? बेजान, बेचैन और बेचारा, बेहिसाब, बेनकाब, बेईमान, बेशर्म, ऐसे कई शब्द हम लोग बे यूज करके लिख सकते हैं। बेमिसाल, बेघर, बेजोड़, तरह से हम कई शब्द बना सकते हैं। देखने के तरीके, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। तो कविता जब हमने पढ़ी तो हमने कौन कौन से देखने के कुछ शब्द पढ़े थे, जैसे कि अदृश्य यानी कि दिखते नहीं, देखना, इशारे, इशारा करना भी कुछ दिखाना ही होता है। आंखें, आंखें से हम देखते हैं। निहारती, बस उसी को देखते रहना। झलकती, खुशी या दुख के आंसू जो दुख के कारण हमारे आंख से ही हमें झलक। प्रश्न 2, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती है। नीचे ऐसे कुछ आंखों का वर्णन है।
इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचान? माँ की आंखें कभी सहमी नजर यानी हम लोग अगर माँ की आंखें सहमी हुई हो तो हम समझ जाते हैं। हम इन सभी नजरों को पहचानते हैं, जैसे कि प्यार भरी नजर, क्रोध भरी आंखें, उम्मीदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। ये सारे आंखों की बातें हम लोग समझ जाते हैं। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? मीन्स इन मुहावरों को तुम्हें प्रयोग करके बताना है। जैसे कि आंख दिखाना यानी कि डराना। कोई आपको आंख दिखाता है यानी कि आपको डराता है। आंखें दिखाकर माँ अपने सारे काम करवा लेती है। नजर चुराना, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। श्याम से जब चोरी के बारे में पूछा गया तो वह नजरें चुराने लगी, मतलब कि अपनी गलती पर शर्मिंदा होने लगी। आंख का तारा, बहुत प्यारा। बच्चे माँ की आंखों के तारे होते हैं। नजरें फेर लेना, अनदेखा करना। कुछ लोग काम निकलते ही नजरें फेर लेते हैं। जब आपसे काम होती है तो आपको पहचानते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन जब आपसे काम नहीं होता है, निकल जाता है, मीन्स हो जाता है, तो आपसे नजरें फेर लेती है, अनदेखा कर देती हैं। आंख पर पर्दा पड़ना, सच नहीं जानना। आंख पर पर्दा पड़ना यानी कि आप किसी सच के बारे में जानते हुए भी जानना नहीं चाहते हैं। ममता की आंखों पर पर्दा पड़ गया है, उसे विनय का झूठ नहीं दिखता। हमारे आंखों पर जब पर्दा पड़ता है तो हमें दूसरे का गलती भी नहीं दिखाई देती है। माँ, याद आती रतन से अधिक। रतन मतलब कि जब कभी बड़े हो गए थे तो उन्हें कभी कभी उनकी दोस्तों की याद आती थी, तो रतन की और रतन की माँ की बहुत याद आती थी। रतन की माँ की याद उसे ज्यादा आती थी। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? क्योंकि रतन बातें नहीं कर पाता था, दूसरे बच्चों के जैसा नहीं था, तो उनकी माँ को बहुत ही बेबस लगता होगा, अपने बेटे पर बहुत ही तरस आती होगी। रतन की माँ जब अन्य बच्चों को बोलते देखती होगी तो उन्हें रतन के न बोलने पर बहुत दुख होगा। यही बेबसी उनकी आंखों में झलकती होगी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरे करें। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब। आप अपनी माँ के बारे में सोचते हुए इन वाक्यों को पूरे करेंगे। आपकी माँ कब खुश होती है? जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, जब मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, जब मैं अच्छे से खाना खा लेता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि। तो माँ आपको डांटती ही होगी, तो क्यों डांटती है? कभी कभी मैं बहुत शैतानी करता हूँ, उनकी बात नहीं सुनता हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छी तरह रहूं। कोई ऐसा काम करूं जिससे सभी लोग मुझे, कोई ऐसा काम ना करो जिससे सभी लोग मुझे डांटे। माँ को अच्छा नहीं लगता है कि कोई दूसरा उसके बच्चे को डांटे, तो ऐसा काम ही करने से मना करती है कि कोई भी डांट ना पड़े। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं उन्हें बहुत तंग करता हूँ, उनकी कोई बात नहीं मानता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे बहुत प्यार करे। ऐसा हम सभी बच्चे ही ऐसा ही चाहते हैं। के आगे कुछ जंतुओं के तस्वीरें हैं, कार्टून पिक्चर और मजाक खटोला। ओके, कि मजाक खटोला में क्या दिया है, मजाक खटोला भी पढ़ेंगे। किताब का यह भाग हास्य या हंसी की रचनाओं का है, इसमें बहुत ही हंसी आने वाली है। किसी बात या रचना में ऐसा क्या है कि उसे सुनने या पढ़ने से हमें हंसी आ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हम एक चुटकुले की मदद से ढूंढ सकते हैं। अध्यापक, मैंने तुम्हें गाय और घास का चित्र बनाने के लिए कहा था, पर तुम्हारा कागज तो कोड़ा पड़ा है। कोड़ा यानी कि खाली। छात्र कहता है, दिनेश सर, मैं घास और गाय का चित्र बना रहा था, पर जब तक चित्र पूरा होता गाय घास खाकर अपने घर चली गई, तो कागज खाली रह गया। इस चुटकुले में 3 ऐसी चीजें साफ साफ देखी जा सकती है जो लगभग हर एक हास्य रचना में होती है। स्थिति का दबाव या लाचारी, लाचारी से निपटने के लिए कोई एकदम नई कल्पना या सूझ, शुरू की स्थिति का उलट जाना। चुटकुले की शुरुआत में दिनेश पर यह दबाव है कि वह अपना चित्र बनाए। चित्र उसने बनाया ही नहीं है, दिखाएगा क्या?
मगर अपनी कल्पना से वह एक ऐसा उत्तर देता है जिसमें कमी ढूंढना मुश्किल है। उसके उत्तर को हम कल्पनाशील कह सकते हैं। जो चीज हमें हंसने के लिए मजबूर करती है, वो टीचर भी एक पल के लिए तो जरूर हंसा होगा। वह यही कल्पनाशीलता या सूझबूझ है जो एक दबाव वाली स्थिति को बदल देती है। जब टीचर ने दबाव डाला था चित्र बनाने के लिए, जबकि बच्चे को चित्र बनाना इतना पसंद नहीं था, तो उसने कितने अच्छे से अपनी कल्पना शक्ति की व्यवहार करते हुए अपने टीचर को भी हंसा दिया और खुद भी बच गया। इस तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि हर हास्य रचना एवं काल्पनिक स्थिति का निर्माण करती है। हमें हंसाकर वह रोजाना की वास्तविक दुनिया या जिंदगी के दबावों से थोड़ी देर के लिए मुक्ति दिलाती है। हास्य रचनाएं हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती है, वे केवल हंसाती है। पर ऐसी रचनाओं को गौर से देखकर हम यह समझ सकते हैं कि कोई रचना या उसकी भाषा हमें क्यों और कैसे हंसाती है। ऊपर दी गई 3 विशेषताओं को इस खंड में शामिल रचनाओं में ढूंढा जा सकता है। चावल की रोटियां शीर्षक नाटक में कोको नाम के लड़के की लाचारी बढ़ती चली जाती है। चावल की रोटियां अकेले बैठकर खाने की इच्छा अंत तक पूरी नहीं होती है। हमें ऐसे ही कुछ कहानियां पढ़ने को मिलेंगे जिसमें हास्य और व्यंग भरी होगी। दूसरी तरफ एक दिन की बादशाहत, उसमें रोजाना रहने वाली स्थिति उलट जाती है। घर के बड़ों को एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है। उलझी हुई स्थिति का मजा हम गुरु और चेला में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मजेदार और भी कई सारे कहानियां लेकर हम आएंगे। आप लोग तब तक चैप्टर नंबर 9 माँ की बेबसी का प्रश्न उत्तर पूरा कीजिए और मुहावरे का अच्छा से पंक्तियों में उतारना सीखिए। और आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।